In this video, I'll explain the chapter Solutions, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। हमने ये चैप्टर के कुछ कंपोनेंट्स छोटी क्लासेस में ही पढ़ लिए थे, या फिर 11th या 10th में हमने बहुत सारा सॉल्यूशंस पहले ही पढ़ के आते हैं। थोड़ी सी नई बातें हैं इसमें, तो वो हम 12th में देखेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से हमको समझ में आएगा। फॉर्मूलाज हैं कुछ, उनको हम लर्न करते हुए जाएंगे, उससे न्यूमेरिकल्स ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम पहले तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे पूरे चैप्टर की, साथ ही साथ एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे ही, और एनसीईआरटी में जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सारे। ये तीन चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज और पीवाईक्यू भी देखने वाले हैं। नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमको यही जानना है होता क्या है। पढ़ रखा है हमने, सॉल्यूशन क्या होता है। एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या फिर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का। होमोजेनस मतलब जो थ्रू आउट मिक्स हो, और हेट्रोजेनस जो होता है वो थ्रू आउट मिक्स नहीं होता, जैसे कि शुगर और वाटर। शुगर जो है पानी में पूरी तरीके से थ्रू आउट मिक्स हो जाती है, अलग से नहीं दिखती कहीं पे भी, ऐसा नहीं होता कहीं ज़्यादा मिक्स है कहीं कम मिक्स है, अच्छी तरीके से थ्रू आउट मिक्स होती है। और अगर आपने सैंड इन वाटर का एग्जाम्पल लिया, सैंड और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, सैंड अलग दिखती है और अच्छे से मिक्स भी नहीं होती, वो हेट्रोजेनस होता है। और सॉल्यूशन जो होगा वो एक होमोजेनस मिक्सचर होगा दो या फिर ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का, जो कि फिजिकली कंबाइन हो सकते हैं कोई भी प्रपोर्शन में। देन सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। पढ़ रखा है हमने ये वाली बात भी। तो सॉल्यूट क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, और सॉल्वेंट जिसकी ज़्यादा होती है। ओके, इसी तरीके से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड करते हैं। और सॉल्वेंट ही वो चीज़ होती है जो आपका ओवरऑल सॉल्यूशन बनता है, उसका फेज डिसाइड करती है। जैसे कि क्या, हमने समझ लो शुगर डाला वाटर में। शुगर क्या होती है, सॉलिड होती है, लेकिन वाटर लिक्विड होता है ना। हमारा ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनता है वो भी लिक्विड ही बनता है। क्यों? क्योंकि शुगर भले ही अपना सॉल्यूट थी, जो सॉलिड थी, पर उसने कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा वाटर जो था वो सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट डिसाइड्स कि जो आपका ओवरऑल सॉल्यूशन बनता है उसका फेज़ क्या होता है। यहाँ देखो, जो सॉल्वेंट हमने लिया है वही अपना सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करता है। सॉलिड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूशन बनते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट में लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्वेंट में हमने गैसियस सॉल्यूशन बनाए। ओके, कंपोनेंट्स भी हमको समझ में आ गया। थर्ड होता है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे। नंबर ऑफ कंपोनेंट यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, सिंपल। टर्नरी सॉल्यूशन में दो सॉल्यूट होते हैं और एक सॉल्वेंट होता है। और क्वाटरनरी में तीन सॉल्यूट होते हैं और एक सॉल्वेंट होता है। सिंपल बात है, ये पूछी भी नहीं जाती। देन हमारा क्लासिफिकेशन हो सकता है कितना हमने सॉल्यूट ऐड करा। पहले होते हैं सैचुरेटेड, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड। देखो एग्जाम्पल, हमने 100 ग्राम पानी या फिर 100 ml पानी लिया एक बीकर में। उस बीकर में 100 ml पानी की समझ लो खपत है, 30 ग्राम्स ऑफ शुगर उसमें डिजॉल्व हो सकती है। 30 ग्राम से शुगर उसमें ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकती रूम टेम्परेचर पे। तो अगर आपने उसमें 10 ग्राम चीनी डाली, कितनी, 10 ग्राम चीनी डाल दी, अभी भी उसमें 20 ग्राम चीनी और डालने की उसमें क्षमता है। तो अभी जो स्टेट है वो है अनसैचुरेटेड, अभी वो अनसैचुरेटेड स्टेट पे है कि अभी उसमें और चीनी डाली जा सकती है। आपने डाली 10 ग्राम और 10 ग्राम डाल के 30 ग्राम्स बना दी। अब हमने हाल ही देखा था, शुरुआत में कह दिया था कि 100 ml पानी में मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर है 30 ग्राम्स, और वही 30 ग्राम्स शुगर आपने डाल भी दी, तब आ गई है उसकी सैचुरेटेड स्टेट। ओके, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तो बहुत इजी होता है। दिक्कत आती है सुपर सैचुरेटेड में। सुपर सैचुरेटेड में आपने क्या करा, वो 30 ग्राम्स वाला शुगर जो था ना 100 ml पानी में, उसको आपने टेम्परेचर चेंज करा, उसको हमने रख दिया फॉर एग्जांपल हीट में, बर्नर के नीचे रख दिया। तो बर्नर क्या करेगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी देगा, मॉलिक्यूल्स हिलने लगेंगे, वाइब्रेशन होगा, तो उसकी जो सैचुरेशन स्टेज है ना वो थोड़ी और आगे शिफ्ट हो जाती है। अपन ने देखा है कि नॉर्मल पानी में जितनी शुगर डिजॉल्व होगी उतना गर्म पानी में नहीं होती, गर्म पानी में शुगर ज़्यादा डिजॉल्व हो सकती, इसलिए समझ लो हम उसमें और शुगर डालते गए। शुगर डालने के बाद जो उसका गर्म पानी में भी एक स्टेज ऐसा आएगा कि अब उसके बाद तो और शुगर डिजॉल्व नहीं हो सकती, वो स्टेज होती है सुपर सैचुरेशन की। देन हम देखेंगे सॉल्यूशन जो है वो तीन तरीके से क्लासिफाई थे। पहला तो हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट पे कर दिया, दूसरा उसमें किस तरीके से सॉल्यूट एडेड है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। थर्ड आता है उसकी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन की। तीन टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड सॉल्यूशन बनते हैं उसके सॉल्वेंट तो फिक्स हो गए सॉलिड, लेकिन सॉल्यूट अलग अलग हो सकते हैं, तो उनके कुछ एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं, हमको पता होना चाहिए। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का अच्छा एग्जाम्पल होता है अलॉय।
अलॉय में क्योंकि दोनों ही सॉलिड कंपोनेंट्स को आप मिक्स कर देते हो, क्योंकि कॉपर और मेटल फॉर एग्जांपल दोनों मेटल होते हैं। देन ये दोनों मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनको थोड़ा सा पिघला के गर्म करके आपस में मिक्स कर दिया जाता है। तो सॉलिड और सॉलिड को आपस में मिक्स करना ही उसको सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है। देन सॉलिड में अगर आपको एक लिक्विड डाल दो, जैसे कि मर्क्यूरी डाल दो सोडियम के अंदर, तो वो एक अमलगम बन जाती है। ये बात हमने पढ़ रखी है सॉलिड में। या फिर कुछ जैसे कि सोडियम मेटल हो गया, गोल्ड मेटल हो गया, इन मेटल को जब आप मर्क्यूरी से रिएक्ट कराते हो तो दोनों मिक्स हो जाते हैं और अमलगम फॉर्म करते हैं। फिर सॉलिड इन गैस, सॉरी गैस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर कोई गैस डालना, जैसे कि अगले चैप्टर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम प्लेटिनम की एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस की बम्बार्डमेंट कराते हैं और हाइड्रोजन गैस उसमें मतलब एक तरीके से ट्रैप हो जाती है, तो वो भी एक गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। नाउ सॉलिड एंड लिक्विड ऊपर ही देख लिया, शक्कर इन वाटर, शक्कर को ग्लूकोज लिख दिया एक तरीके से। देन है लिक्विड इन लिक्विड, हम सभी जानते हैं इथेनॉल इन वाटर। गैस इन लिक्विड, हम देखा है मछली कैसे सांस लेती है पानी में, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर CO2 डिजॉल्व होती है पानी में। ओके। गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में एक ट्रिक होती है क्या याद करने की, कोई भी गैस में आपको कोई चीज़ डिजॉल्व करनी है ना, तो वो गैस होनी चाहिए। जैसे कि आप गैस में कोई सॉलिड डिजॉल्व नहीं कर सकते, ओके। आप उसको तभी डिजॉल्व कर पाओगे जब वो सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाए। अब गैस तो गैस होती है और आपस में गैसेस 2 सेकंड में डिजॉल्व हो जाती हैं, ओके। तो हम एक चतुराई से एक ऐसा सॉल्ट लेंगे जो गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो कैम्फर या फिर नेफ्थलीन, ये 2 ऐसे सॉलिड है जो हमको पता होने चाहिए, जो बहुत अच्छी तरीके से सब्लिमेशन करते हैं। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, एंड वो सब्लिमेशन करके गैस बन जाते हैं और जो भी सॉल्वेंट गैस होती है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। सॉल्वेंट गैस हमने ले ली फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, तो क्या है समझ लो, कैम्फर पड़ा है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन गैस है, ओके। ये गैस तरीके से, तो कैम्फर पहले गैस में कन्वर्ट होगा, देन नाइट्रोजन की गैस के साथ आपस में सॉल्यूशन बना लेगा। अब एक ऐसा लिक्विड जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, यानी कि गैस में कन्वर्ट होता हो, वो होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को जैसे ही हम निकालते हैं शीशी से, जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है, हमको तुरंत करना पड़ता है, नहीं तो वो उड़ जाता है। और थोड़ा बहुत इथेनॉल भी कह सकते हैं, पर इथेनॉल उतना ज़्यादा नहीं होता। एसीटोन भी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होता है। नाउ गैस इन गैस, गैस इन गैस का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने सारी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस मौजूद होती हैं, वो सभी आपस में सॉल्यूशन बना के रहती है, जैसे ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, हीलियम इन नाइट्रोजन एक्सेट्रा। सेकेंड है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हमने सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होती हैं 11th में पढ़ी होती है, 12th में वापस से आती हैं, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। इनके फॉर्मूलाज देखेंगे और फॉर्मूलाज में जो जो क्वेश्चन हमारी बुक में लिखे ना, वो हम करते हैं, उतना ही काफ़ी होता है इसके लिए। पहला होता है मास परसेंटेज। इसमें हम क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट को ऊपर रखते हैं ग्राम्स में, डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन कर देते हैं इनटू 100%। वॉल्यूम परसेंटेज में मास की जगह बस आप वॉल्यूम ले लेते हो। मास बाय वॉल्यूम में एक बार मास लेते हो, एक बार वॉल्यूम लेते हो। नाउ पीपीएम में क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है आपके मास परसेंट का, बस इसमें इंटू 100 की जगह इंटू 10⁶ कर दो। मोल जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर गिवन एनटीटी अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि 11th में पढ़ रखा था। अब 11th में पढ़ी हुई चीज़ें बार बार दोहरानी, और चलो 11th में नहीं भी पढ़ा ना, तो बस ये तो फॉर्मूलाज होते हैं, इसमें डायरेक्टली हमको चीज़ें पुट करनी होती है। अगला है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है। ए कंपोनेंट के मोल हमने लिख दिए Na से, बी कंपोनेंट के मोल्स हमने समझ लिख दिए Nb से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, Na के मोल्स ऊपर रख दो, डिवाइड बाय कर दो टोटल मोल्स। अब टोटल मोल क्या होंगे, Na प्लस Nb, ये हमने कर दिया। अगर और ज़्यादा कंपोनेंट्स होते तो और ज़्यादा बस प्लस करते हुए जाते। अब काई बी, जिसको काई होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, काई बी जो होगा वो होगा मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। एक और बात, काई ए प्लस काई बी जो होता है वो 1 होता है। मोलैरिटी, वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और एक और डाइल्यूशन के केस में हम ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ेंगे मोलैरिटी का, जो कि होता है m1v1 इक्वल टू m2v2। उसका यूज़ कैसे आएगा वो अगले एक क्वेश्चन लिया है मैंने, वहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहता है वैसे ही जैसे मोलैरिटी में होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आ जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी इन kg। ये बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लो, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी kg में होता है डिनोमिनेटर में। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है,
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। अब अगर आपको पता है 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास है ना, इसका मतलब है कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल होगा इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब सोचो सॉल्यूशन में 20 ग्राम तो इथाइलिन ग्लाइकोल है, यानी कि बचा हुआ 80 ग्राम होगा उसका सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के बारे में एक लाइन नहीं लिखी क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं लिखा, तो हम सॉल्वेंट वाटर मान लेंगे। हमने 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास से अंदाजा लगा लिया कि सॉल्यूशन में 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, 80 ग्राम वाटर में। नाउ अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो हमने मोल्स निकाल लिया C2H6O2 यानी इथाइलिन ग्लाइकोल के, मोल ऑफ वाटर भी निकाल लिया। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन पूछा था, तो हमने मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल ऊपर रखे डिवाइड बाय मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल ऑफ वाटर, क्योंकि यही दो कंपोनेंट आपके सॉल्यूशन में दिए हुए हैं। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.068। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकेंड है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। अब इससे इजी क्वेश्चन बना नहीं सकते। 5 ग्राम NaOH दिया हुआ है, मोलैरिटी निकालने के लिए आपको मोल्स पता होने चाहिए NaOH के। मोल्स आ जाता है गिवन मास अपॉन मोलर मास से और डिवाइड बाय वॉल्यूम, एज इट इज मैंने लिख दिया। गिवन मास क्या है 5 ग्राम्स होता है, मोलर मास NaOH का क्या होता है 40 होता है, और आपको 450 ml दिया था। 450 ml को आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो इस तरीके से 3 डेसिमल पीछे ले जाओगे, 0.45 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करके आपकी मोलैरिटी 0.278 मोलर आ गई। थर्ड एग्जांपल, आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड की, जो 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में गया हुआ है। इथेनोइक एसिड आपका सॉल्यूट है और बेंजीन आपका सॉल्वेंट है। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट तो उन्होंने डायरेक्टली दे दिया, अब आपको बस निकालना है मोल ऑफ इथेनोइक एसिड। मोल ऑफ इथेनोइक एसिड कितनी आसानी से निकल आता है आपको 2.5 ग्राम दिया हुआ है ना इथेनोइक एसिड, उसको डिवाइड कर देंगे 60 से, जो उसका मोलर मास है, इससे उसके मोल्स आ गए। मोल डिवाइडेड बाय आपकी जो 75 ग्राम बेंजीन है उसको किलोग्राम में मैंने लिखा, एंड देन आपका आंसर 0.556 मोलर आ गया। थर्ड मतलब सॉरी, ये तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो CCl4 है और बेंजीन है, ये दोनों का आपस में डिसॉल्व किया है। 122 ग्राम है आपका CCl4, उसके अंदर आपने डाल दिया है 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। आपको उनके मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंट कैसे निकलता है, आपको जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है उसको ऊपर रखो, डिवाइड बाय कर दो मास ऑफ सॉल्यूशन। बेंजीन इतना है, CCl4 इतना है, दोनों को ऐड कर दोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। जब बात हो रही होगी मास परसेंट ऑफ बेंजीन निकालने की, तो 22 को ऊपर रखना, डिवाइड बाय 144 करना, इंटू 100 कर देना। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 15.27%। अब अगर कोई एक कंपोनेंट, ये समझ लो सॉल्यूशन है 100%, अब एक कंपोनेंट समझ लो उसमें 15% होगा, तो बाकी का कंपोनेंट उसमें 85% हो जाएगा। एग्जाम्पल है ना, क्योंकि ये 15.27 है, आप उसको अच्छे से 100 माइनस कर देना। कॉमन सेंस की बात है, ये एक सॉल्यूशन है जिसमें एक कंपोनेंट अगर 15% है तो ऑफकोर्स दूसरा कंपोनेंट तो 85% हो गया ना, क्योंकि ओवरऑल हमने 100% लिया एक सॉल्यूशन को। ठीक है, इस तरीके से हमारे दोनों आपकी मास परसेंटेज आ जाएंगे। नाउ कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। वापस से आपने बेंजीन को अब डिसॉल्व करवाया है CCl4 में। अब 30 ग्राम बेंजीन लिए है आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो CCl4 हो गया 70 ग्राम। ओके, यहाँ से हमको पता चल गया बेंजीन का भी गिवन मास और CCl4 का भी गिवन मास, दोनों की मदद से हमने मोल निकाल लेंगे। मोल ऑफ CCl4 भी निकाल लोगे आप और मोल ऑफ बेंजीन भी निकाल लोगे। अब मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, बेंजीन का पूछा, तो ऊपर रखोगे मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ CCl4। इस तरीके से सॉल्व कर दो। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्रोच है, इसलिए इसको इतना समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, कैलकुलेट मोलैरिटी इन ईच केस। पहला केस लिया है A, 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको ये दे रखा है अपना कितना 30 ग्राम और 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो इसकी मदद से कोबाल्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 6H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे, जो 291 आएगा। पहले इसका मोल निकालना पड़ता है मोलैरिटी के लिए, तो गिवन मास 30 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास करके इतने मोल आ जाएंगे। नाउ होल डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 4.3 लीटर। आपका आंसर रफली 0.25 मोलर आता है। नाउ नेक्स्ट केस में आपको डाइल्यूशन की बात की गई। डाइल्यूशन का क्वेश्चन देखो, उसमें उन्होंने डाइल्यूशन के क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगता है, पहले M1V1 इक्वल टू M2V2।
उन्होंने बोला 30 ml हो गया V1 इन सॉरी 30 ml ऑफ 0.5 मोलर, 0.5 यानी कि यहाँ के M1 पता चल गया हमको, इस डाइल्यूटेड टू 500 ml, यानी कि V2 आपको पता चल गया और आपको फाइनल M2 पूछा गया है। M1 V1 M2 V2 दे रखा है, आपको M2 पूछा है, V2 को ले जाओ डिनोमिनेटर में करके आपकी मोलैरिटी आ जाएगी 0.03 मोलर। 1.4 वाला देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमको बोला गया है हमको मास ऑफ यूरिया निकालना है जिसमें हमको 2.5 kg सॉल्यूशन बनाना है एक्वस वाला, मतलब हमारा जो सॉल्यूट है वो है यूरिया और सॉल्वेंट जो है वो है पानी। ओके, सॉल्वेंट जो है हमारा H2O है। सॉल्यूशन का मास हमको 2.5 किलो दिया है। सॉल्यूशन अगर 2.5 किलो है तो हम समझ लो सॉल्यूट X है, बचा हुआ है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो जाएगा 2.5 माइनस एक्स, इस तरीके से। ओके, एंड अगर आपको मोल्स निकालने हैं NH2CO NH2 के, क्योंकि हमको मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज़ करना है, सॉल्वेंट हमने निकाल लिया इस तरीके से। अब ऊपर हमको निकालने मोल्स ऑफ यूरिया। मोल ऑफ यूरिया कैसे आएगा, जो भी हमने उसको कितना भी लेट करा, हमने x यहाँ पर लेट किया है, अब हमने यहाँ पर x kg में लेट करा है, लेकिन मोल के फॉर्मूला में x ग्राम में आता है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 करा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया क्या होता है 60 होता है, हमने उसको डिवाइड कर दिया, इससे मोल्स आ गए। अब मोल भी पता चल गया है, मास और सॉल्वेंट भी पता चल गया, हमने पुट करा, और मोलैलिटी क्वेश्चन में दी थी 0.25, हमने इक्वल्स टू में डाल दी। इससे हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 0.0375 kg, या फिर अगर आपको 37.5 ग्राम में भी आप लिख के आ सकते हो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन वापस से आ गया है। मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है KI का, और वो 20% मौजूद है एक्वस सॉल्यूशन में खुद के, और उसकी डेंसिटी दे रखी 1.202। 20% KI इन वाटर का मतलब होता है 20 ग्राम KI इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम अगर KI है तो बचा हुआ 80 ग्राम अपना पानी होगा, एंड सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी भी आपको गिवन है, तो डेंसिटी इक्वल टू अपना मास बाय वॉल्यूम करके आप सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास है 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गई। पहले निकालते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालने के लिए आपको पता होने चाहिए मोल्स। मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास दे रखा है KI का 20, मोलर मास क्या होता है KI का 166, डिवाइड करो 0.12 आ गया। 0.12 को आप कैसे डिवाइड करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट कितना था 80 ग्राम वाटर था, kg में रखते हैं इसलिए 3 डेसिमल पीछे ले गए, 0.08 हो गया इस तरीके से। इसका आंसर आता है 1.5 मोलल। नाउ मोलैरिटी कैसे निकलती है, मोलैरिटी के लिए आप लिखोगे मोल्स तो हम वापस एज इट इज 0.12 लिख लेंगे, पर डिवाइड कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने डेंसिटी की मदद से निकाल लिया था, 3 डेसिमल प्लेस पीछे ले जाओ, क्या हो गया 0.08319 हो गया। यहाँ पर हमने पुट करना, हमारी मोलैरिटी आ गई। अब आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI आएगा मोल्स ऑफ KI अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स टोटल कितने होंगे, क्योंकि KI है अपने सॉल्यूशन में और वाटर है सॉल्यूशन में, तो मोल्स ऑफ KI प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये वाला फॉर्मूला में पुट करा हमने सारी वैल्यूज, क्योंकि हमने पहले ही सारे मोल्स निकाल दिए थे, तो 0.0263 आता है। बहुत ही ईजी होती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। NCERT में तो इतने ईजी क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला में चीज़ें रखती जानी है, सिर्फ 1.4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी ईजी है। 1.4 एंड 1.5 को छोड़ के सब ईजी है, और इतना ही था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब आते हैं आगे, वी विल सी द टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें क्या होगा, हमने एक सॉल्यूशन जो पढ़े थे अलग अलग टाइप्स के, उसमें हमने लिक्विड सॉल्यूशंस देखे थे। लिक्विड सॉल्यूशन कैसे कैसे बन सकता है, या तो आप उसमें सॉलिड डाल दो, सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था। सेकेंड हमने देखा है लिक्विड इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन, एंड थर्ड हमने देखा है गैस इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन। तो हम ये वाली जो कैटेगरी थी ना, सेकेंड कैटेगरी, उसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आता है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है कि आपने किस टाइप का सॉल्यूट और किस टाइप का सॉल्वेंट लिया है। आपने अगर पोलर सॉल्वेंट लिया है ना, तो उसके अंदर पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा। पोलर नॉन पोलर कैसे डिसाइड होता है, डाइपोल मोमेंट के द्वारा। डाइपोल मोमेंट अगर किसी चीज़ का 0 आता है मतलब वो नॉन पोलर है, और 0 नहीं आता है मतलब उसमें पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो NaCl है और वाटर, ये दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए ये आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। NaCl जो हमारा सॉलिड है, वाटर लिक्विड है ना, इसलिए ये आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं।
लेकिन अगर आपने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि नेफ्थलीन लिया, नेफ्थलीन को पानी में डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेफ्थलीन नॉन पोलर है और पानी पोलर है। पोलर और नॉन पोलर की जोड़ी नहीं बनती, इसलिए ये नहीं डिसॉल्व होता। नॉन पोलर को एक नॉन पोलर साथी चाहिए, तो नॉन पोलर के लिए हमने कौन नॉन पोलर साथी कौन लाया? बेंजीन। बेंजीन में ये डिसॉल्व हो जाता है। सिंपल सी बात है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है। पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर। ये था पहला फैक्टर जिसपे सॉलिड एंड लिक्विड की अपनी डिसोल्यूशन डिपेंड करती है या फिर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको पढ़ाने का लोगों का तरीका अलग अलग होता है। ये वाला एकदम सिंपल सा तरीका है, इस पे ध्यान दो। देखो, जब आपका सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिलेगा उस प्रोसेस को बोलेंगे डिसॉल्व होना, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन करके आपको मिल जाता है सॉल्यूशन। देन अगर आपके सॉल्यूशन में से आपको वापस से सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिल गया, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये दो प्रोसेस के नाम है, हमने पहले भी सुने, इनके नाम में इनका मतलब लिखा हुआ है। ओके, इनकी डिफाइन लिखने का आती भी नहीं है और मैं लिखूंगा भी नहीं क्योंकि अंडरस्टूड होती है। सॉल्यूट में सॉल्वेंट डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको डिसोल्यूशन बोल के सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग हो रहा है, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब ये जो डिसोल्यूशन है ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। किसके केस में? सॉलिड के केस में। सॉलिड के केस में ये एंडो और एक्सो दोनों हो सकती है जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है। तो जब डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होगी तो मैंने डिसोल्यूशन की जगह लिख दिया एंडोथर्मिक। अब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ऑफकोर्स बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो डेल्टा एच वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आती है। एक्सोथर्मिक की डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव आती है, हमने पहले ही पढ़ रखा है 11th में। अब ध्यान से देखो, जब भी टेम्परेचर राइज होगा तो अपना जो इक्विलिब्रियम है वो एंडोथर्मिक साइड की तरफ ज़्यादा शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हमारी डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है और हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो एंडोथर्मिक साइड कहाँ पर है? सॉल्यूशन की साइड है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जल्दी मिक्स करके सॉल्यूशन बन रहे हैं। कौन से केस में? जब डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी ने बोला है सॉलिड जब अपने लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी डिसोल्यूशन बढ़ेगी, है ना। कभी कभार कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटती है। ऐसे भी सॉलिड हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम इस तरह से शो करेंगे, जिनका डिसोल्यूशन जो होगा ना वो एक्सोथर्मिक होगा। तो जहां मैंने डिसोल्यूशन लिखा है वहां पर मैंने एक्सोथर्मिक कर दिया। अब अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक हो गया तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा। और अभी मैंने सिखाया जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अपना जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक साइड की तरफ मतलब एंडोथर्मिक साइड की तरफ बायस हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंडोथर्मिक साइड कौन सी है? ये वाली साइड। मतलब टेम्परेचर देखो बढ़ रहा है तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग हो रहे हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग होना मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। हमको तो सॉल्यूशन बनाना है, अब यहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ा के हमको वापस से हमारे कंपोनेंट्स मिल जा रहे हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स अगर आपको इन दोनों को कंबाइन करके लिखना हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है और आपकी सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है। किसके केस में? सॉलिड एंड लिक्विड के केस में। सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी? जब आपकी डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, और सॉल्युबिलिटी कब घटेगी? जब आपकी डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो। यही हमारे जानने की बात थी। अब आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या हम प्रेशर लगाएंगे तो आपकी सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कितना ही प्रेशर लगा लो सॉलिड पे, वो तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। प्रेशर लगाने से उनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होती हैं। ओके, अब आएंगे हम सॉल्युबिलिटी इन गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड वाला अच्छे से पढ़ लिया, अब आते हैं गैस इन लिक्विड पे। लिक्विड के अंदर अब आपको गैस डिसॉल्व करवानी है। दो इफेक्ट से, ये दो फैक्टर होते हैं जिससे ये इफेक्ट होती है। कौन सा फैक्टर है? पहला वाला ऑफकोर्स टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी देखो हमने ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में दो चीज़ें देखी थी, दो तरीके से वो डिपेंड कर रहा था, लेकिन गैस में अच्छा है, गैस में एक ही तरीके से करता है। गैस में जो एंडोथर्मिक साइड होती है वो हमारी रिवर्स बायस्ड होती है और एक्सोथर्मिक वाली साइड अपनी ऊपर होती है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो गैस की जो डिसोल्यूशन होती है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऊपर लिखाता है, गैस की डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होती है। नाउ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कहाँ पे शिफ्ट होता है? हमारा एंडोथर्मिक साइड पे, यानी कि एंडोथर्मिक साइड तो इधर है,
यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस एंड सॉलिड का जो मिक्सचर है ना या फिर सॉल्यूशन है वो तो अपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट वापस से दे देगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के कारण मेरी सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी। ओके, क्यों? और ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी मॉलिक्यूल की। और जैसे ये लिक्विड है और लिक्विड के अंदर समझ लो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये मिक्स इनका सॉल्यूशन हमने बना के रखा है। इसको अगर मैं गर्मी दूंगा तो गैस के पार्टिकल्स हिलने लगेंगे और एकदम से लिक्विड से छूट के बाहर आ जाएंगे। यही तो कॉमन सेंस होती है। तो ऐसा ही होता है। तो लिक्विड के गैस के पार्टिकल लिक्विड के अंदर बरकरार रहें, इसलिए हमको उनका टेम्परेचर कम रखना चाहिए। कोल्ड टेम्परेचर में ये ज़्यादा अच्छे से सूटेबल रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप गिराओगे तो आपकी एक्सोथर्मिक वाली साइड फेवर होगी और एक्सोथर्मिक वाली साइड फेवर होने से आपका सॉल्यूशन बढ़ेगा। यहाँ पर वही बात लिखी, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी एंडोथर्मिक साइड फेवर होती है। एंडोथर्मिक साइड फेवर होने के कारण सॉल्युबिलिटी लेस हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा हेनरीज लॉ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंडर आता है ये। बहुत कॉमन सी बात है। देखो आपने ये ले लिया एक, वैसे यहाँ बना है तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ। ये मेरा कंटेनर है जिसमें ये कुछ लिक्विड है। लिक्विड के ऊपर मेरी गैस है यहाँ पर। ओके, इस गैस के ऊपर मैंने इतना सा वजन डाला है, समझ लो W1 करके। ओके, ये वजन ने क्या करा, पिस्टन को नीचे प्रेस करा। अब पिस्टन को नीचे प्रेस करा तो यहाँ जो गैस थी वो भी नीचे प्रेस हुई और लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो गई, है ना। सिंपल सी बात है, समझ लो ये गैस नहीं भीड़ भाड़ है। भीड़ भाड़ को यहाँ से धक्का लगा तो भीड़ भाड़ पानी में आ गई। अब मैं यहाँ से ज़्यादा धक्का लगाऊंगा तो ज़्यादा भीड़ को धक्का लगेगा और भीड़ जो है पानी में और डिसॉल्व हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है ना। तो वही कॉमन सेंस आपके हेनरीज लॉ में लिखी गई है कि जितना ज़्यादा प्रेशर आप वो उस गैस पे लगाओगे जिसको आपको डिसॉल्व कराना है वो उतना ज़्यादा डिसॉल्व होती जाएगी। यही लिखा है, जितना प्रेशर लगाओगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी को हमने किससे डिनोट कर लिया, हमारे मोल फ्रैक्शन से। और अब प्रोपोर्शनैलिटी है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी लगेगा। हेनरी जी का लॉ था तो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हेनरीज कांस्टेंट होता है KH। इस तरीके से आपकी फाइनल टर्म बनती है। ये उसकी स्टेटमेंट है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। यहाँ पर भी जो टेम्परेचर होगा वही यहीं पे भी होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑफ इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द लिक्विड। इस जो गैस ऊपर होगी उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो कि यह बढ़ा रहा है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ देखो प्रेशर कम था तो उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी नहीं दिख रही। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, जबकि यहाँ पे कितने गैस मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इस तरीके से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई गैस की पानी के अंदर। पानी भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। सी दिस, उन्होंने एक एम्प्टी टैंक लिया, एक वाटर कंटेनर लिया और गैस कंटेनर लिया। पानी डाला गया है कंटेनर में, उस कंटेनर में सिर्फ पानी है यानी कि लिक्विड है। अब इस लिक्विड के अंदर उनको ये वाली गैस जो है येलो कलर की वो डिसॉल्व करानी है। तो ये डाली गई गैस, ऊपर एक पिस्टन लगी है, ये रही वो गैस येलो कलर की जो उस पानी में डिसॉल्व करानी है। पिस्टन को दबा सकते हैं तो क्या होगा, गैस पे प्रेशर अप्लाई होगा। जितना प्रेशर गैस पे अप्लाई होगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी। भीड़ की तरह कंपेयर करो, भीड़ को ऊपर से दबा रहे हैं तो भीड़ क्या है, पानी में जा रही है। इस तरीके से अभी वेट करा है 1 kg का, वेट लगाया 1 kg का, तो पिस्टन नीचे दबी और कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वो अंदर डिसॉल्व हो रही थी। जैसे ही वेट को 2 kg करा, प्रेशर बढ़ा, देखो और गैस जो है पानी में डिसॉल्व हो गई। मास ऑफ गैस जितनी भी डिसॉल्व हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। ये जो हेनरीज लॉ है इसके कुछ कुछ एप्लीकेशंस हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? 3 एप्लीकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है CO2 की, आपको कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर CO2 गैस होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो हम उसको एकदम सील पैक कंटेनर के अंदर डालते हैं। सील पैक क्यों करते हैं? ताकि उस पैकेट के अंदर की जो पैकेट में नहीं आती है, बॉटल में आती है, तो बॉटल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो लिक्विड में ही रहेगी। आपने देखा है कि हम उसकी बॉटल को एक बार खोल देते हैं तो धीरे 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 CO2 एस्केप आउट होने लगती है। बहुत देर बाद रखी रखी पीते हैं तो उसमें हमको इतना फिज हमको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो CO2 डिसॉल्व थी वो तो उड़ गई। वो फिज जो आता है जो इसके लिए हम पीते हैं वो तो तभी मिलेगा जब उसके अंदर वो अच्छे से सील पैक हो और उसके अंदर CO2 डिसॉल्व हो। सेकेंड, जब आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स के जो पीठ होती है वो इस तरीके से अपने पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। पता नहीं कुछ तो बोलते होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं बोलते होंगे, हाँ मतलब ऑक्सीजन कैरी करके जाते हैं। अब वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं होती, उस ऑक्सीजन के साथ थोड़ी सी नाइट्रोजन गैस भी होती है। अब जब वो पानी में गए तो पानी में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, तो इतने हाई प्रेशर के कारण क्या, ये जो गैस है वो फटाफट उनकी ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व होने लगती है क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ रहा है। और जब प्रेशर पड़ता है तो आपने देखा ये गैस जो है लिक्विड के अंदर बहुत जल्दी डिसॉल्व होती हैं।
अब जब उन्होंने जो जो करना, मतलब स्कूबा डाइवर्स जब पानी में गए, उनको जो भी करना था वो करके आए, अब जब ऊपर आते हैं, ऊपर आएंगे तो पानी के वजह जितना नीचे प्रेशर लगता है उतना ऊपर नहीं लगता है, प्रेशर कम होगा। प्रेशर समझ लो ऐसा हो रहा है, पहले इतनी गैस थी, अब प्रेशर जब कम हुआ तो देखो गैस वापस से बाहर आ रही है। तो गैस क्या करती है, उनकी ब्लड स्ट्रीम में से बाहर आने की कोशिश करती, बबल्स के फॉर्म में ले लेती है। बबल फॉर्म होते हैं, उन बबल्स को बोलते हैं बैंड्स। वो बैंड बहुत पेनफुल होते हैं और उनको दिक्कत होती है, स्कूबा डाइवर्स को बहुत पेन होता है। तो ऐसा ना हो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन तो होती है, और उस नाइट्रोजन को डाइल्यूट करने के लिए उसमें हीलियम गैस का यूज़ करते हैं। थर्ड है, हाई एल्टीट्यूड पे आपने देखा होगा जब भी इंसान जाता है तो वो उसका दिमाग चलना ठीक से काम नहीं करता और उसको वीकनेस महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक से उसमें ब्लड में मिक्स नहीं होती, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होता है। हमने अभी हाल ही देखा, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अब प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम है, इसलिए ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारी ब्लड स्ट्रीम में घटने लगती है, एनॉक्सिया या फिर हाइपॉक्सिया की कंडीशन होती है, जिसके कारण हमको दिक्कतें पैदा होती है। एक क्वेश्चन देख लो इस वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 पूछ रहे हैं। देखो प्रेशर दे रखा है उसका 0.987 बार, किसका? N2 गैस का। KH कांस्टेंट भी गिवन है। ओके, हमसे पूछा जा रहा है कि कितना मोल चाहिए N2 का। देखो हमको ये फॉर्मूला पता है, काई N2 से हम मोल्स ऑफ N2 निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि काई N2 में ही मोल N2 का फॉर्मूला आता ही है। काई के अंदर मोल्स तो आते ही हैं। मोल्स ऑफ वाटर हम 1 लीटर से निकाल लेंगे। 1 लीटर ऑफ वाटर में 1000 ग्राम अपॉन 18 करके मोल्स ऑफ वाटर आ गए। यहाँ पे पुट कर दो, ये दोनों चीज़ें चाहिए और ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो है ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एसटीपी। एसटीपी पे जो प्रेशर होता है वो होता है 0.987 बार का। ओके, अब आपको H2S गैस दी गई है जो काय में डिजॉल्व हो रही है, जो वाटर में डिजॉल्व हो रही है। ओके, और क्या है उसकी मोलैलिटी गिवन है 0.195। अब 0.195 मोलर H2S का गैस का मतलब है कि 0.195 मोल ऑफ गैस जो है 1000 ग्राम ऑफ पानी में डिजॉल्व्ड है। अब 1000 ग्राम पानी मतलब 55.5 मोल, और आपको H2S के भी मोल पता है, फॉर्मूला में पुट करेंगे। प्रेशर ऑफ H2S जो है वो ये रहा, के एच की वैल्यू ही आपको निकालनी है, और ये वाली जो सारी वैल्यूज है हमने यहाँ पे निकालनी, सबको पुट करोगे के एच की वैल्यू आ जाएगी। हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको दे रखा है CO2 गैस के लिए, ये प्रेशर टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ये रहा हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो क्वेश्चन में गिवन है। प्रेशर ऑफ CO2 भी गिवन है 2.5 ATM में। अब देखो ये ATM में है, ये पास्कल में है, तो हम इसको ATM में कन्वर्ट कर लेंगे 101325 पास्कल में मल्टीप्लाई करके, तो आपका प्रेशर ऑफ CO2 आ गया। 500 ml की बात की गई है, यानी कि 500 ml पानी में डाला है, तो आपसे क्या पूछा गया? मोल्स पूछे गए हैं CO2 के। वापस से वही फॉर्मूला, तीनों क्वेश्चन सिमिलर फॉर्मूला में लगाए गए हैं। PCO2 हमको क्वेश्चन में गिवन है, KH भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, मोल्स ऑफ CO2 और निकालने हैं, और मोल्स ऑफ H2 हमने 500 ml से निकाल लिए। ओके, मैंने बता दिया कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, और फिर हमारे N आ गए, मोल्स आ गए हैं ये वाले। और हाँ, इनकी गाड़ी मोल्स पे ही नहीं रुकी, इन्होंने मोल्स की मदद से गिवन मास बाय मोलर मास करके गिवन मास भी पूछ लिया। कोई नहीं, मोल्स आ गए ना, ये मोल्स हमारे पास आ गया, मोलर पास CO2 का 44 होता है, तो गिवन मास भी आ जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। फिफ्थ टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। मतलब हम एक लिक्विड लेंगे सॉल्वेंट के तौर पे और उसके अंदर एक सॉल्यूट डालेंगे, वो भी लिक्विड होगा, इन एक सोल्यूशन बनाएंगे। ये जानने से पहले हमको पढ़ना पड़ता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या होता है, मैंने लिया एक कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया, उसके अंदर मैंने एक लिक्विड लिया है, प्योर लिक्विड, कोई सिंपल सा। अब हमको पढ़ना होगा कि ये जो लिक्विड है ना, ये वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब इसके जो पार्टिकल है वो लिक्विड फेज में तो रहेंगे ही, और थोड़े समय बाद वो गैस बन के बाहर भी उड़ने लगेंगे। मतलब समझ रहे हो, देखो पानी है, रखे रखे तो नहीं उड़ता है वो, लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं, मतलब वो रखे रखे भी उनके लिक्विड फेज के पार्टिकल ऊपर गैसियस फेज में जाने लगते हैं। अब क्योंकि मैंने कंटेनर को ऊपर से कर रखा है बंद, तो ये पार्टिकल प्रेशर लगाएंगे वॉल्स पे कंटेनर की और लिक्विड के सरफेस पर। यहाँ पर दो जगह पर वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जब ये जो है इनका प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम बनाने लगे, यानी कि जिस अमाउंट से लिक्विड अपना गैसियस सरफेस में जा रहे हैं
गैसियस फेस में जा रहे हैं सॉरी, और उसी अमाउंट से जब आपके गैसियस फेस के पार्टिकल्स भी लिक्विड फेज में आने लग जाएं और एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाए, तो वो इक्विलिब्रियम पे ये जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं वो प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। फिर से बताता हूँ, देखो लिक्विड का गैस में जाना इवेपोरेशन कहलाता है, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, और गैस का वापस पानी में आना कंडेंसेशन कहलाता है, यानी कि रेट ऑफ कंडेंसेशन के बीच में अगर एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाए तो जो पार्टिकल्स प्रेशर लगा रहे हैं कंटेनर पे और थोड़ा बहुत इस लिक्विड की सरफेस पे, वही प्रेशर वेपर प्रेशर बन जाता है। ओके, ये डिफाइन में लिखा है। देखो जब शुरुआत होगी तो धीरे धीरे पार्टिकल्स उड़ेंगे, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, पर कुछ समय बाद हम देखेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली एक इक्विलिब्रियम बना लेगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के साथ, और उस समय जो प्रेशर लग रहा होगा वॉल्स पे, वेपर जो प्रेशर लगाएंगे वॉल्स पे, सरफेस ऑफ द कंटेनर पे और लिक्विड पे, वही प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। नाउ ये वेपर प्रेशर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपका क्या वेसल कैसा, अगर आपका वेसल आड़ा टेढ़ा है, कुछ भी आपका वेसल है लंबा चौड़ा पतला, अमाउंट ऑफ लिक्विड कम है ज़्यादा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेपर प्रेशर तब हम बताते हैं जब आपका इक्विलिब्रियम सेट हो जाए। अगर आपका इक्विलिब्रियम है और आपका वेपर प्रेशर मतलब उस समय एग्जिस्ट करेगा और वो सेम रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ लिक्विड। सेकेंड, वेपर प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। मतलब समझ लो ये लिक्विड है, इसका एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से टाइटली पकड़ के रखें, तो क्या ये वाला मॉलिक्यूल उसके दूसरे मॉलिक्यूल को गैस वाले फेज में जाने देगा? नहीं, क्योंकि इन्होंने टाइटली पकड़ रखा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएंगे तो वो गैस में नहीं जाने देगा, और अगर गैस में नहीं जाने देगा तो उसका वेपर फेज भी तो मतलब वेपर प्रेशर भी तो घटने लगेगा। दैट इज वाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके वेपर प्रेशर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगला, वेपर प्रेशर जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर समझ लो एक बर्नर लगा दिया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप इसका, बर्नर से क्या होगा, यहाँ जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करके गैस में निकल गई, ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते करते गैस में निकल गया, यानी कि आसानी होती। आप ऑफकोर्स आप कोई लिक्विड को गर्म करोगे ना तो वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है, तो ये नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। और वो गैस में अगर कन्वर्ट होने लग गया तो वो प्रेशर लगाएगा और फटाफट अपना इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, ये बात सिद्ध हो जाएगी। ये हो गई वेपर प्रेशर की बात। अब आते हैं राउल्ट्स लॉ पे। राउल्ट्स लॉ में अब हम देखेंगे एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाएंगे। अब दोनों ही लिक्विड वॉलेटाइल है, ओके, ध्यान रखना। ये था लिक्विड ए, ये है लिक्विड बी, दोनों को मिला के हमने a + b का सॉल्यूशन बना दिया। अब देखो लिक्विड ए भी वॉलेटाइल था, यानी कि वो कुछ अपना प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा इस वेसल पे, जिसको हमने P0A बोल दिया, जब इसमें कुछ भी मिलावट नहीं थी, जब वो प्योर एक अपने वेसल में था। सेम जब बी लिक्विड अपने वेसल में था तब भी वो कोई वेपर प्रेशर लगा रहा होगा अपने दीवारों पे। ओके, नाउ जब हमने इनको मिक्स करा तो ये दोनों जो हैं ये वापस से इन दोनों के पार्टिकल अब यहाँ पर घूम रहे होंगे, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ए के यूं बी के भी हों, यहाँ पे ए और बी दोनों के पार्टिकल है और दोनों के ही पार्टिकल आपके प्रेशर लगा रहे होंगे। मतलब लेकिन वो प्रेशर इतना होगा क्या जितना पहले लगता था? नहीं, क्योंकि यहाँ पर P0A पूरा का पूरा P0A था, बट यहाँ पे P0A के साथ थोड़ा थोड़ा P0B भी है, यानी कि यहाँ पर जो A प्रेशर लगा रहा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ लगाता था वो कम हो जाएगा। सेम गोज फॉर इधर, यहाँ पे जो B प्रेशर लगा रहा होगा और जो यहाँ लगाता था वो कम हो जाएगा। ओके, नाउ इधर का प्रेशर टोटल निकालना होगा तो वो होगा नया प्रेशर जो है, क्योंकि देखो यहाँ पर P0A था तो मैंने एक नया प्रेशर लेट करा जो PA है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A बोला जाएगा यहाँ पे, और प्लस कर देंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ B को। ओके, अभी पार्शियल प्रेशर आएगा कहाँ से, उसी की जानकारी दी अपने रॉल्ट्स लॉ ने। रॉल्ट्स लॉ ने बोला पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है कोई भी कॉम्पोनेंट का इन अ सॉल्यूशन, इसकी यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है वो A और B कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है, तो अगर आपको कोई भी एक कॉम्पोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है जो कि है PA, वो क्या होगा, ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काय के, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट का निकाल रहे हो यानी कि ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या होगा, वही P0A, यानी कि जो उसका नॉर्मल अपना प्योर फेस में जो उसका प्रेशर था वो उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बन जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट ए भी है बी भी है, जितना वो अकेले अकेले लगाते थे उतना यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे क्योंकि साथ में है। फिर भी अगर आपको फाइंड आउट करना है आप कितना लगा रहे हैं तो वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। रॉल्ट्स लॉ ने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी भी ये जो ए है ना उसके यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ ये मोल फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमने इक्वल्स टू करके इस पर एक कांस्टेंट लगाया जो था
अपना पी नॉट ए और फिर मल्टीप्लाई कर दिया काई ए से, ये आ गया है पी ए। पी बी भी सिमिलरली ऐसे ही आ जाएगा। अब पी ए प्लस पी बी आपका पी टी होता है, तो पी टी भी हमारा इस तरह से आ गया। यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा ना, वो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ यहाँ पर एक ग्राफ है हमारी बुक में, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इस ग्राफ में हमको क्या कहा गया है, समझ लो हमने लेट करा कि यहाँ पर ये जो बी वाला कंपोनेंट था ना, ये थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल था, इसके ज़्यादा वेपर्स बनते थे। इधर पे ग्राफ यानी कि इतना स्टडी करते हैं पहले। ओके, यहाँ पर बात की गई है कि जो काई ए है ना वो 1 है, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट है, क्योंकि काई ए अगर 1 हो गया मतलब काई बी तो 0 हो गया। ओके, काई ए अगर 1 है यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट है, यानी कि ये तो ऐसी बात हो गई कि सिर्फ प्योर लिक्विड ए है। तो प्योर लिक्विड ए पे कैसा प्रेशर लगता है, पी नॉट ए। यानी कि यहाँ वाले केस पे देखो कैसा प्रेशर लग रहा है, पी नॉट ए। नाउ धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, तो काई ए की वैल्यू कम हो रही है और काई बी की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। काई ए जो है मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ रही, मतलब वैल्यू, सॉरी मैंने वॉल्यूम बोल दिया, वैल्यू। काई ए की वैल्यू इस डायरेक्शन में कम होती जा रही है, और काई बी क्योंकि हमने 0 लिया था उसकी बढ़ती जा रही है। कैसे कैसे बढ़ती जाएगी, इतनी काई ए की कम हो जाएगी कि काई ए 1 से 0 हो गया और काई बी 0 से बढ़ते 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 1 हो गया। मतलब अब इस सॉल्यूशन में समझ लो सिर्फ और सिर्फ बी है, ए है ही नहीं, यानी कि इस टाइप की कंडीशन हो गई कि सिर्फ और सिर्फ बी है। तो जब सिर्फ बी होता है तो कुछ इस टाइप की प्रेशर बनता है, पी नॉट बी। हमने यहाँ लगा दिया पी नॉट बी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप ज्वाइन कर दो तो आपकी पी नॉट बी की वैल्यू आ जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दो, पी नॉट ए आ जाएगा। पी नॉट ए से ज्वाइन कर दो पी नॉट बी की, तो आपकी टोटल प्रेशर आप इस वाली लाइन के स्लोप से निकाल सकते हो, ऐसा आपका डायग्राम बोलता है। नाउ ये जो काई ए और काई बी होती है, ये होती है लिक्विड फेज में उसका क्या कंपोनेंट का वो है, मतलब कितना कंपोनेंट अपना पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, क्योंकि यहाँ पे वेपर फेज है, वेपर फेज के अंदर भी ए और बी मौजूद है, तो यहाँ वेपर फेज में उनकी क्या मोल फ्रैक्शन है, तो वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन को आप काई ए काई बी से नहीं वाई ए वाई बी से डिनोट करते हो। तो वाई ए क्या होगा, जितना भी प्रेशर यहाँ पे वो ए लगा रहा है डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ओके, हम काई ए कैसे निकालते थे, उस मोल निकालेंगे उस कंपोनेंट का डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो हमने क्या करा, पी ए निकाल दिया क्योंकि वाई ए पूछा रहा था, और डिवाइड बाय टोटल प्रेशर कर दिया इस तरीके से। वाई बी के लिए पी बी अपॉन पी टी कर दिया, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब क्योंकि काई ए प्लस काई बी जो होता था वो 1 होता था, वैसे ही वाई ए प्लस वाई बी भी 1 हो जाएगा इस तरीके से। ये कुछ फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, 4 तो फॉर्मूला देखो, ये तो इजीली आप लिख सकते हो। हमको बस ये एक फॉर्मूला याद करना है, जो भी आप रॉल्स लॉ से आराम से कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं रॉल्स लॉ के दिए हुए हैं। हमको पी नॉट दे रखा है CHCl3 का, पी नॉट दे रखा है CH2Cl2 का। ओके, और ये भी बता रखा है कि जो सॉल्यूशन बनाया है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो इस कॉम्पोजिशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कॉम्पोजिशन से काई ए निकाल दो या फिर काई बी कुछ भी निकाल सकते हैं, उससे हमारा फायदा होगा। देखो हमको जो जो कॉम्पोजिशन दी थी उसकी मदद से हमने मोल्स निकाल लिए, मोल्स ऑफ CH2Cl2 और मोल्स ऑफ CHCl3। मोल्स आ गए, अब मोल्स से तो 2 मिनट में हम काई की वैल्यू निकाल देंगे। काई की वैल्यू होगी, अगर CH2Cl2 की वैल्यू करनी काई की, तो CH2Cl2 के मोल हम ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल मोल कर देंगे। टोटल मोल यानी 0.47 प्लस 0.214। ये सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आई वो आ गई काई ऑफ CH2Cl2। वैसे ही अगर आपको काई ऑफ CHCl3 निकालना है, क्योंकि ये ही 2 कंपोनेंट है जिससे मिलके सॉल्यूशन बना है, तो आपका 0.312 आता है, मतलब 1 में से माइनस कर दो 0.688, वैसे भी आ जाएगा। या फिर आपको और लंबी मेथड करनी है तो जिस तरीके से हम नॉर्मल निकालते हैं 0.214 कर लो, डिवाइड बाय 0.47 प्लस 0.214 करके निकाल लो। हालांकि एक आ गया है तो हम 1 माइनस करके निकाल ही लेंगे। अब हमारे पास काई की वैल्यू ये भी आ गई है, काई की वैल्यू ये भी पता चल गई, पी नॉट भी गिवन है। अब तो कोई नहीं रोक सकता हमको पीटी निकालने से, क्योंकि पीटी का फॉर्मूला हमने ऊपर ही हाल पढ़ लिया। ये पी नॉट की वैल्यू ये रही, ये वाले काई ए की वैल्यू ये रही, ये वाले की भी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, सबको पुट करेंगे आपका पीटी आ जाएगा। अब पीटी हमको मिल गया है और आपसे वाई ए और वाई बी पूछा गया है। वाई ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी ऑफ ए निकालते हैं एक तरीके से। तो पी ऑफ ए आएगा, उसका पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय काई ए करके डिवाइड बाय पी टी करके, हमने सबकी की वैल्यू मालूम है, हमने वैल्यूज पुट करी और आंसर्स निकाल लिया। वाई बी निकालना है, तो वाई बी निकालने के लिए हमने 1 माइनस वाई ए कर दिया। वाई ए हमारे पास आ ही गया था 0.82, तो हमने डायरेक्टली माइनस करके 0.18 आंसर ला दिया। नेक्स्ट है, हमको पी नॉट ए दिया है, पी नॉट बी दिया है और पी टी दिया है,
और हमसे पूछा गया है आप उनकी कॉम्पोजिशन निकालो लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी। लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन यानी काई ए काई बी पूछ रहे हैं, और वेपर फेज की कॉम्पोजिशन यानी कि वाई ए और वाई बी पूछ रहे हैं। हमने कुछ नहीं करा, हमको जो पी टी का फॉर्मूला पता था ना, उसमें काई बी को लिख लिया 1 माइनस काई ए, पी बी का मल्टीप्लाई करा दोनों में से, पी बी का मल्टीप्लाई करके हमने काई ए को कॉमन ले लिया। काई ए को कॉमन करके हमारे पास कुछ इस टाइप की वैल्यूज आ गई। पी नॉट ए हमने पुट कर दिया यहाँ से, पी नॉट बी हमने यहाँ भी पुट कर दिया, पी नॉट बी की ये रही वैल्यू, पी टी की वैल्यू ये रही। अब ये सब पुट करने के बाद हमको ऑफकोर्स काई ए मिल गया, काई ए आ गया 0.4। काई ए अगर 0.4 है तो काई बी हो गया 0.6, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 1 बनना चाहिए। ओके, इतना डन। अब आते हैं वाई ए। वाई ए की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय काई ए, यानी कि 0.4 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर दिया 600, तो वो करके आया 0.3, और वाई बी जो होगा वो 1 माइनस 0.3 होके 0.7 बन गया। इजी। नाउ अब आएंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर। ये जो है राउल्ट्स लॉ है ना, बिल्कुल उसकी कॉपी कर दी उन लोगों ने। उन्होंने क्या बोला, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स लेंगे, उनके सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, इसका पता लगाते हैं। तो देखो, अगर आपने एक ऐसा लिक्विड लिया है जिसकी अपने इंटरैक्शंस को हम ए इंटरैक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि ए लिक्विड है तो उसके अंदर ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और ए के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे। सेकंड लिक्विड आपने बी लिया तो उसमें बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इंटरैक्ट कर रहे होंगे। जब आपने दोनों को मिलाया तो उस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे, और ए और बी के मॉलिक्यूल्स जो है आपस में इंटरैक्ट करेंगे। तो ये जो 3 इंटरैक्शंस है, ए इंटरैक्शन, बी बी इंटरैक्शन एंड फाइनल मिला के जो ए बी इंटरैक्शंस बनी, अगर वो लगभग सिमिलर आती हैं तो आपका एक आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। इंटरैक्शन जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डाइपोल डाइपोल हो सकती है। अगर तीनों हाइड्रोजन 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 हुआ तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। तीनों वंडरवॉल 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 हुआ तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ओके, नाउ डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब है, समझ लो अगर आपने 50 ml ए लिया, 50 ml आपने बी लिया, तो दोनों को मिक्स करके 100 ml बनना चाहिए था, है ना। अगर 100 ml से ज़्यादा बनता है तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव आती है, 100 ml से कम बनता है तो डेल्टा वी नेगेटिव आती है। और जैसा हमने निकाला है, अगर 100 का 100 ही आ गया मतलब डेल्टा वी तो 0 होगा। ओके, सिंपल सा मैथ से अगर 50 ml ए लोगे 50 ml बी लोगे तो 100 ही बनेगा, इसलिए हमारा डेल्टा वी मिक्सिंग 0 आ गया। चेंज इन एंथैल्पी जो है वो भी 0 आएगा, क्योंकि हमको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ी। जो हमने एनर्जी दी इसको बनाने के लिए, उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी ए बी इंटरैक्शंस के थ्रू। डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव होता है और डेल्टा एस एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहता है। आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, 5th और 6th पॉइंट तो सेम रहेंगे। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि हेक्सेन और हेप्टेन, ये दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज वाई ये एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। CH3Br और CH3Cl ये दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए ये दोनों की इंटरेक्शन सेम है। बेंजीन एंड टोलुइन दोनों ही नॉन पोलर हैं, इसके कारण इन दोनों की इंटरेक्शन सेम है। इनमें वंडरवॉल इंटरेक्शंस भी आप लिख सकते हो, इसकी भी वंडरवॉल है, इसकी भी वंडरवॉल है, दैट इज वाई वो आपका एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 केस हैं, क्या, जो ए इंटरेक्शन है और बी बी इंटरेक्शन है, मिक्स करने के बाद जो ए बी इंटरेक्शन है वो या तो इन दोनों से ज़्यादा आ सकती है या फिर इन दोनों से कम आ सकती है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए इंटरेक्शन थी, ये बी बी इंटरेक्शन थी, मिक्स करके हमने जब मिक्स कराया तो वो ए बी बन गई। नाउ अगर ये ए बी इंटरेक्शन जो है वो ए और बी बी से ज़्यादा होंगी या तो ए और बी बी से कम होंगी, तो यही 2 केस हमने पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में कंसिडर करने हैं। हम जब पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तब आपकी ए बी इंटरेक्शंस जो है वो कम होती हैं, देखो कम वाला साइड इधर है, वो कम होंगी ए और बी बी इंटरेक्शंस के अगर आप कंपेयर करोगे। जैसे कि अगर ये ए और बी बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये समझ लो वंडरवॉल हो गई, तो एक तरीके से वंडरवॉल इंटरेक्शंस कम होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंपेयर करते हैं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। ये एग्जाम्पल आप दिमाग में सेट कर सकते हो। अब उसके कारण पता है क्या होता है, ये है समझ लो एक सॉल्यूशन, इसके अंदर सारे ए वाले पोर्शन ए कंपोनेंट है, ये सॉल्यूशन है जिसमें सारे बी बी कंपोनेंट है। दोनों को मिलाया इस सॉल्यूशन को तो इतना सॉल्यूशन बनना चाहिए था ए और बी का, लेकिन क्योंकि ये जो है इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को लूजली पैक करते हैं, मतलब बहुत टाइटली एक दूसरे के पास नहीं होते, लूज हो जाते हैं, इसलिए इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि फाइनल इंटरेक्शंस जो हैं वो उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज वाई ए और बी बी जो है जितनी उसकी बननी चाहिए थी उससे थोड़ी ज़्यादा बन जाते हैं, इसके कारण उसकी डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव आती है। अब तुम खुद ही सोचो, यहाँ पर समझ लो ये
हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बी की भी हाइड्रोजन थी, और ए बी को जब हम मिक्स करते समझ लो वो वंडरवॉल बन जाती है। एग्जाम्पल दिया मैंने। अब क्या कोई इंसान हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मिक्स होकर वंडरवॉल में जाना चाहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। दैट इज वाई हमको इसमें एनर्जी देनी पड़ती है कि भाई हो, इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला जाएगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस के द्वारा हमको इसको एनर्जी देनी पड़ती है ताकि ये रिएक्शन हो सके, इसलिए ये पॉजिटिव कहलाती है। नेक्स्ट, डेल्टा जी और डेल्टा एस तो एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी सभी के केस में। एग्जाम्पल देखो, इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एसीटोन के अंदर पोलर बॉन्ड्स होते हैं। जब इथेनॉल और एसीटोन मिक्स करते हैं तो उसके अंदर पोलर बॉन्ड बनते हैं। तो इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग घट के पोलर बॉन्ड्स में बदल गई। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, वो पोलर में बदल गई। यानी कि जो पहले इंटरेक्शन थे और जो बाद में इंटरेक्शन बने, तो पहले वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बाद वाले कम स्ट्रॉन्ग थे। दैट इज वाई पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगी। कार्बन डाइसल्फाइड में वंडरवॉल फोर्सेस होती है, एसीटोन में पोलर होती है। मिक्स करने के बाद वंडरवॉल बन जाती है, तो पोलर से वंडरवॉल बन गया, यानी कि पोलर पहले स्ट्रॉन्ग था, वंडरवॉल कम स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज वाई पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। जो हमारा नॉर्मल ग्राफ होता है ना, इस तरीके से ऐसे उठा दो, पॉजिटिव डेविएट होने लगता है, यानी कि ऊपर उठ जाता है। अब अगर आपको ये पूरा पॉजिटिव डेविएशन समझ आ गया तो नेगेटिव डेविएशन तो और आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें क्या होगा, जो है ए ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन, वो कम स्ट्रॉन्ग होती है ए बी इंटरेक्शन से। यानी कि समझ लो हमने वंडरवॉल पोलर को बना के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ऑफकोर्स वंडरवॉल और पोलर बॉन्डिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये वापस से हम एग्जाम्पल वही लेंगे, ए का ये वाले कंटेनर में, बी लिया है मैंने, इन दोनों को मिक्स करके इतनी वॉल्यूम बननी चाहिए थी ए और बी की। अब क्योंकि ए बी के इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, एक दूसरे को पास बुला लेते हैं, इसलिए इसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। इसकी जो वॉल्यूम जितनी बननी चाहिए थी उतनी वॉल्यूम यहाँ से हट गई, यानी कि इसकी वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव हो जाती है। सेम अब ए और बी जो है वो रेडिली ए बी में कन्वर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वंडरवॉल था फॉर एग्जांपल, इधर पोलर था, और उनको पता है अगर हम मिक्स हो जाएंगे तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो वो खुद से अपने आप रेडिली वहाँ पर जाते हैं, बन जाते हैं, और एक्सोथर्मिक बहुत सारी अच्छी एनर्जी तो नहीं होती, मतलब मैं पॉजिटिवली बताने की कोशिश कर रहा था, समझ लो, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करते हैं। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव हो गया, डेल्टा जी मिक्सिंग सभी के लिए नेगेटिव है, डेल्टा एस मिक्सिंग एंट्रोपी सभी के लिए पॉजिटिव है। क्लोरोफॉर्म और ये रहा एसीटोन। क्लोरोफॉर्म कैसा दिखता है? सी एच सी एल सी एल सी एल, और एसीटोन कैसा दिखता है? इस टाइप से, है ना। अब यहाँ देखो O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिली। ये पहले पोलर थे, बाद में जाके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा पा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना ये तो दैट इज वाई पहले पोलर था, वीक था, बाद में जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाने लग गए। फिनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, एनिलीन भी अपने आसपास के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन फिनॉल और एनिलीन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो बहुत अच्छी गजब की होती है, एंड बाद में और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिलती है। दैट इज वाई ये बनाते हैं, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट लॉ से। पॉजिटिव डेविएशन में हमने ऊपर दिखाए थे, नेगेटिव डेविएशन इस तरीके से शो करेंगे। अब आते हैं एजियोट्रॉप्स पे। एजियोट्रॉप क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर होते हैं दो कंपोनेंट का जो लिक्विड फेज में भी सिमिलर होती है उनकी कॉम्पोजिशन, यानी XA और XB जो है वो YA और YB के सेम होते हैं, लिक्विड और अपने वेपर फेज में उनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है। और तो और A कंपोनेंट जो है और B कंपोनेंट जो है उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है। दैट इज वाई आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके सेपरेट नहीं कर सकते। देखो, अगर आपका समझ लो A का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, B का कम है, तो यानी कि आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्योंकि B का कम है तो B उड़ जाएगा, A बच जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप इनको इसलिए सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि A और B का दोनों का सेम होता है, दोनों का टेम्परेचर जैसे आएगा दोनों साथ में उड़ जाएंगे, बचेगा ही कुछ नहीं। दैट इज वाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एजियोट्रॉप आप सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ अब आप देखोगे कि अपनी बॉइलिंग किस तरीके से अफेक्ट होती है। देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे वो पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, समझ लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऑफकोर्स बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। नाउ अब जो मॉलिक्यूल बना उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, फटाक से टूट जाएगा, है ना। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऑफकोर्स घट जाएगा, यानी कि बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट से घट गया, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आपको देखना है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.3, वाटर का होता है 100। आप दोनों को जब मिक्स करोगे तो जो कंपोनेंट बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है मात्र 78.1, इससे भी कम, इससे भी कम।
अब देखो इनका, अब यहाँ पर जो होते हैं ए और बी इनकी इंटरैक्शंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, जबकि ए बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं। जिनके वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसकी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये देखो इसका एग्जांपल नाइट्रिक एसिड और वाटर का। नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होगा 86, वाटर का 100। जब आप इनको मिक्स करोगे ना तो ये 120 पहुंच जाता है मैक्सिमम, यानी कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट पहले था उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। अब हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर के लास्ट सेकंड टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, अब हमारा एक लिक्विड लेते हैं, उसके अंदर हम सॉल्यूट पार्टिकल्स डालेंगे जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, मतलब वो खुद वॉलेटाइल नहीं होंगे, वो वेपराइज नहीं होते, लेकिन लिक्विड वॉलेटाइल होता है। ओके, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम देखेंगे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे, ऑस्मोसिस पे, एक्सेट्रा चीज़ों पर। सबसे पहला इफेक्ट खुद वेपर प्रेशर पर पड़ता है। कैसा वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है समझ लो। ये मैंने एक बीकर लिया जिसके अंदर हमारा लिक्विड ए भरा हुआ है, पूरा सिर्फ लिक्विड ए है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। ये मैंने कर दिया उसको कैप बंद। वॉलेटाइल लिक्विड है, वेपर फेज में जाएगा, ऐसे वेपर की तरह उड़ने लगेगा। थोड़े समय बाद इसका एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा और इसका एक वेपर प्रेशर हमको मिल जाएगा। अब सोचो मैंने यही लिक्विड ए लिया वापस से और इसके साथ थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो, फिर वापस से थोड़ी देर बाद इसके जो है वेपर्स बढ़ने लगेंगे और यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा और यहाँ पे भी एक वेपर प्रेशर आ जाएगा। क्या लगता है जो प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर था ए का और जब वेपर प्रेशर मैंने सॉल्यूट के साथ डाला वो सेम आएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं आने वाला। और इसमें क्या रिलेशन होगा, ये ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स ये ज़्यादा होगा क्योंकि जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, वो जो इसकी सरफेस है ना, समझ लो ये ए पार्टिकल्स हैं और यहाँ बीच में ये सॉल्यूट आ गया है। पहले क्या थे, सभी ए पार्टिकल वेपर में जाते थे, पर अब ये सॉल्यूट के आने के चक्कर में यहाँ पर जो पार्टिकल हुआ करते थे वो वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे। यानी कि देखो पहले इस तरीके के सारे पार्टिकल थे जो वेपर फेज में जाते थे और वेपर प्रेशर बनाने में शामिल होते थे, लेकिन जब हमने सॉल्यूट डाल दिया तो वो भी आपकी सरफेस में जगह ले लेता है। दैट इज़ वाई इतने पार्टिकल वेपर बन ही नहीं पाते। दैट इज़ वाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ज़्यादा होगा जब आप वेपर प्रेशर में सॉल्यूट भी डाल दोगे जो कि नॉन वॉलेटाइल होता है। इस तरह से आप लिख सकते हो। देखो पी नॉट ए है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, यानी कि जिसमें हमने सॉल्यूट नहीं डाला है। पी ए वो वाला वेपर प्रेशर है जिसमें हमने सॉल्यूट डाल दिया है। अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो उसको हम बोलेंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, कैसे निकलेगा? उसको डेल्टा पी से डिनोट करोगे, पी नॉट ए माइनस पी ए करके, वो पी नॉट ए माइनस पी ए है उसकी डेरिवेशन। हमने पी नॉट ए माइनस पी ए में पी ए का फॉर्मूला रख दिया, हमको जो पता है पी ए होता है पी नॉट ए काई ए। यहाँ से पी नॉट ए और पी नॉट ए कॉमन आ गया, पी नॉट ए कॉमन आने से बना 1 माइनस काई ए। अब 1 माइनस काई ए होता है काई बी। अब डेल्टा पी जो है पी नॉट ए माइनस पी ए के भी बराबर है और डेल्टा पी पी नॉट ए काई बी के भी बराबर है। तो हम दोनों ने इसको इक्वेट कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को, एंड हमारा ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ गया जिसमें ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को दर्शाता है। सिर्फ ये सिंपल सा फॉर्मूला, काई बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको पी नॉट ए की वैल्यू गिवन है, पी ए की भी वैल्यू गिवन है और कहा गया 0.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला गया 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में। हमको उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की मोलर मास बतानी है। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। काई बी को आप लिख सकते हो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब ध्यान से देखो 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में से 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है, बहुत ही कम, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ मोल्स ऑफ एन बी लिखा जाएगा और मोल्स ऑफ एन ए लिखा जाएगा। मोल्स ऑफ एन बी होते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मोल्स ऑफ ए क्योंकि डिवीजन में तो मोलर मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए लिखा जाता है। पी नॉट ए ये रहा, पी ए ये रहा, पी नॉट ए वापस से ये रहा, वो वेट ऑफ बी 0.5 ग्राम है, मोलर मास ऑफ बी निकालना है, वेट ऑफ ए 39 ग्राम है, मोलर मास ऑफ ए जो है वो 78 है और वेट ऑफ ए 39 ग्राम से। मैंने बता दिया, सारी चीज़ें हमने पुट कर दी, इससे हमारा मोलर मास निकल आएगा। जो मैंने एक्स लेट किया था, मोलर मास 170 ग्राम पर मोल आता है। नाउ नेक्स्ट है, अगर आपने अपने जो लिक्विड है सिंपल वाला लिक्विड, उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, अब उस लिक्विड में आपने थोड़ा सा सॉल्यूट मिला दिया तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या चेंजेस आएंगे, चलो देखते हैं। पहले समझो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये रहे वेपर्स,
समझ लो ये वेपर्स को मैंने थोड़ा सा गर्म करना शुरू करा, तो इसका जो वेपर प्रेशर है पहले इतना सा था, धीरे धीरे बाद उसका वेपर प्रेशर बढ़ा और फिर थोड़े टाइम बाद उसका वेपर प्रेशर और बढ़ने लगा। इसका वेपर प्रेशर अगर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, यहाँ पर एक्चुअली एक इस तरीके से डायग्राम में ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए, ये जो है एटमॉस्फियर है ऊपर, ओके समझ लो एटमॉस्फियर है ऊपर, जो ये 1 atm का प्रेशर लगा रही है ना। अब ऊपर से 1 atm का प्रेशर लग रहा है और इन लिक्विड्स के पास 1 atm का प्रेशर नहीं है, 1 atm से कम का प्रेशर है, तो ये उसको दबा रही है, लिक्विड बाहर ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, गैस नहीं बन पा रहे हैं। धीरे धीरे लिक्विड्स जो है अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, फिर एक टाइम पे जब लिक्विड्स का प्रेशर भी 1 atm हो गया और बाहर भी प्रेशर 1 atm ही है, एक तरीके से इक्वल प्रेशर हो गया, तो ये सारे के सारे लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके इस तरीके से आपकी बॉइलिंग होती है। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा ना, तो ये दोनों प्रेशर कट जाएंगे और अपना लिक्विड आराम से गैस में फ्लो हो सकता है। पिछली केसेस में देखो इसका जो है वेपर प्रेशर इतना नहीं है कि जो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसल आउट कर सके, दैट इज वाई वो नहीं उड़ पा रहा था। इसका एक ग्राफ बन सकता है, हमने अगर प्योर सॉल्वेंट लिया जैसे कि सिर्फ लिक्विड ए लोगे तो उसका ग्राफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का इस तरह से बनता है, लेकिन उसके जैसे ही उसके अंदर आप सॉल्यूट डाल देते हो तो उसकी लाइन कुछ इस प्रकार बनती है। समझ लो ये 1 atm की लाइन है, यानी कि जब उस प्योर सॉल्वेंट का 1 atm पहुंचता है यानी कि बॉयल होता है तो उसका टेम्परेचर है T0B, और जब आपका सॉल्यूशन 1 atm पे बॉयल होता है तो उसका टेम्परेचर है TB। ओके वापस से बता देता हूँ, ये आपकी प्योर सॉल्वेंट की लाइन है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ की, और ये सॉल्यूशन की लाइन है। अपने को 1 atm पहुंचाना है प्रेशर ताकि वो बॉयल होने लग जाए, तो प्योर सॉल्वेंट 1 atm पहुंचते हैं कब T0B पे, और सॉल्यूशन 1 atm कब पहुंचता है TB पर। ओके इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि पहले वो T0B पर ही बॉयल हो जाता था, लेकिन बाद में जब सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया और एक सॉल्यूशन बना दिया तब उसको ज़्यादा समय लग रहा है, TB उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया है, तो ये कितना ज़्यादा हुआ उनके बीच का डिफरेंस को हम डेल्टा TB से डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा TB हो जाएगा TB माइनस T0B। डेल्टा TB जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, मतलब जितना उसमें सॉल्यूट डाला होगा उतना ही ज़्यादा उसको ज़्यादा समय लगेगा बॉयल होने में। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो उस पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा केबी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब डेल्टा TB KBM है, डेल्टा TB TB माइनस TB0B है, तो हमने दोनों को इक्वेट करके ये वाला देन एक क्वेश्चन देखो इसका, उसमें कहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 1 kg वाटर में डिसॉल्व्ड है, KB दे रखा है वाटर का इस तरीके से, एंड T0B हमको पहले ही पता है वाटर का, यहाँ पे T0B 373 होना चाहिए, आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने 273 लिखा है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए 373। क्यों 373? क्योंकि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड उसको अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है इसलिए मैंने प्लस कर दिया 273.15, यानी कि ये हो गया 373.15। ओके इस तरह से क्वेश्चन होता है। नाउ हमको क्या निकालना है, हमको ये फाइनल TB निकालना है, तो T0B जो है वो तो क्वेश्चन में गिवन होता है, या फिर क्वेश्चन में गिवन नहीं भी है तो हमको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। KB ये रहा, मोलैलिटी निकल आएगी 18 ग्राम ग्लूकोज हम लेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय उसकी जो सॉल्वेंट का मास होता है kg में, यानी कि 1। TB आपका निकल आएगा। एग्जाम्पल 1.8 देखो, उसमें T0B जो है वो भी गिवन है, TB भी गिवन है, ये रहा, और कहा गया 1.8 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला था 90 ग्राम बेंजीन के अंदर। नाउ आपको बताना है वो जो 1.8 ग्राम सॉल्यूट डाला ना उसका मोलर मास क्या है, KB भी गिवन है। नाउ फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से होता है, TB जो है वो ये रहा, T0B जो है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, KB क्वेश्चन में गिवन है। अब आते हैं मोलैलिटी पे। मोलैलिटी कैसे लिखेंगे, जो हमारा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट डाला है 1.8 ग्राम, अब डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास होना चाहिए, वही तो निकालना है, उसको मैंने x ले लिया, और डिवाइडेड बाय कितना kg सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है 90 ग्राम, 90 ग्राम को kg में कन्वर्ट करो 0.09 होता है, ये रहा 0.09 कर दिया, यहाँ से x आपको निकालने को मिल जाएगा। यहाँ से हम x निकाल लेंगे इस वाली इक्वेशन से, तो x आ गया 58 ग्राम्स पर। इसमें देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने प्योर पानी लिया है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला है। पानी को नॉर्मली जब बॉईल करोगे तो कितना टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अपना जो पानी है वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। देखो ये पानी बॉईल होना शुरू हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब मैं क्या करूँगा, पानी पे थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड करूँगा। मैंने कौन सा सॉल्यूट ऐड करा, नमक, NaCl मैंने पानी में डाला
इस तरीके से। जैसे ही मैं NaCl पानी में डालूंगा तो पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो NaCl के साथ इंटरेक्ट करेंगे और NaCl जो है ऊपर की सरफेस एरिया भी ले लेगा। सरफेस एरिया लेने के कारण पानी उतने अच्छे से बॉईल नहीं हो पाएगा, उसको और ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा बॉईल होने के लिए। देखो अब कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो 103 हुआ, तब जाकर अपना बॉईल हुआ है पानी इस तरीके से। अब ये NaCl के साथ 103 पे हो रहा है, प्योर पानी सिर्फ 100 पर ही हो रहा है, तो हमने डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से निकाल लिया, डेल्टा टी हो जाएगा T माइनस TB। यही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए हम वही ग्राफ पढ़ेंगे प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन वाला। बस इसमें क्या होगा, इस ग्राफ में एक चेंज आ गया है कि प्योर सॉल्वेंट जो है वो फ्रोजन स्टेट में बनता जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये फ्रोजन स्टेट का कर्व है। ओके, अब सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट का कर्व तो ऐसे ही बनता है। सॉल्यूशन के कर्व को हम देखेंगे तो वो फ्रोजन हो रहा है इस टेम्परेचर पे और प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है इस टेम्परेचर पे। ओके, ये ग्राफ पढ़ना, देखो ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका टेम्परेचर मैं कम कर रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कम कर रहा हूँ, जीरो की तरफ लेके जा रहा हूँ। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये सॉल्वेंट फ्रीज हो गया। सेम ये सॉल्यूशन भी धीरे 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 फ्रीज हो रहा है, पर इसका टेम्परेचर थोड़ा और पीछे आ रहा है, और पीछे मतलब इससे भी ज़्यादा कम टेम्परेचर पे ये फ्रीज होगा। समझ लो प्योर सॉल्वेंट फ्रीज होता है T0F पे और ये फ्रीज हो रहा है TF पे, तो ये होगा उनके बीच का डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। TF को हम लिख सकते हैं बड़ा क्या है T0F माइनस TF करके, ये डेल्टा TF की वैल्यू हो गई। अब सेम जैसे डेल्टा TB जो था वो प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के, वैसे ही डेल्टा F भी प्रोपोर्शनैलिटी है मोलैलिटी के। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है KF, ये दोनों ही डेल्टा TF के बराबर थे, तो मैंने इसको एंड ये वाला जो अपना टर्म है इसको यहाँ पे इक्वेट कर दिया है, इससे फॉर्मूला बना है। KF जो होता है वो होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। सर ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि एलिवेशन कांस्टेंट वो वाला था, तो ये होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। नाउ इसको आप फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इस इथाइलिन ग्लाइकोल दिखता कैसे वो भी देख लो। ये इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के पास उसमें मिक्स करा गया है। हमको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ओके, हमको 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 600 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया, ये मालूम है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सिंपल वाटर क्या होता है 273.15, या फिर इसको बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस। हमको पता है पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। डेल्टा TF होता है KF मल्टीप्लाई बाय M। क्वेश्चन में कहीं पे भी KF की वैल्यू नहीं गिवन है, ये मिसप्रिंट है, KF की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए जो होती है 1.86 वाटर के लिए, या फिर आप पीछे की जो टेबल दी है ना बुक में वहाँ से भी निकाल सकते हो। हमने KF की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। मोलैलिटी कहाँ से निकलेगी, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन को उसके मोलर मास से डिवाइड करा, उसको फिर उसके बाद 600 ग्राम वाटर था उसको kg में कर दिया 0.6, तो डेल्टा TF यानी कि पार्ट ए सॉल्व हो गया, डेल्टा TF आया 2.2 के। बी में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी TF पूछा था। अब हमको पता है डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF होता है, तो TF हो जाएगा T0F जो होता है 273.15, डेल्टा TF जो यहाँ से निकाला माइनस कर दो 270.95 केल्विन आंसर आता है। एग्जाम्पल 1.10 देखो, जो है 1 ग्राम आपने एक सॉल्यूट जो है 50 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया, उसका जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0.4 केल्विन, तो KF जो है वो दे रखा है 5.12 और हमको पूछा गया है, क्या पूछा है इन लोग, अच्छा मोलर मास। ये सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मोलर मास पूछा है सॉल्यूट का, क्या होगा चलो देखते हैं। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, एक ही फॉर्मूला हर जगह यूज़ हो रहा है। डेल्टा TF की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने यहाँ से ले ली, KF की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी यहाँ से ले ली। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, जितना भी सॉल्यूट डाला है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हमको निकालना है, होल डिवाइडेड बाय मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है बेंजीन जिसका मास है 50 ग्राम, 50 ग्राम को हम kg में डिवाइड मतलब kg में यूज़ करेंगे तो 0.05 हो गया। ये m को मैंने यहाँ x लेट कर लिया, x आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को हम देखते हैं सिमुलेशन के द्वारा, कैसे जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा था वैसा ही होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 होता है ना, धीरे धीरे देखो हम टेम्परेचर गिरा रहे हैं 0 तक पहुँचा रहे हैं, जैसे ही 0 हुआ वाटर सॉलिडिफिकेशन हो गई, फ्रीज हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, वाटर में हमने डाला सॉल्यूट,
अब सॉल्यूट डालने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या चेंज आया वो स्टडी करते हैं। सॉल्यूट कौन सा लिया? NaCl। अब NaCl जो है वो पानी के साथ अपने इंटरेक्शन शो करता है। इंटरेक्शन शो करने के कारण हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से देखो, घट के जीरो पे नहीं हुआ, जीरो पे भी फ्रीज नहीं हुआ था, लिक्विड स्टेट ही बरकरार थी। जीरो के बाद उसको और नेगेटिव में जाना पड़ेगा। देखो इन्होंने भी पहले बताया गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देन जीरो पे नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही जिसमें NaCl होगा ना वो जीरो पर नहीं फ्रीज होगा, वो जीरो से भी नीचे और नेगेटिव में जाएगा। सी, ये गया और कम हुआ और कम हुआ, जीरो के बाद -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हुआ। जिसमें नॉर्मल पानी है वो जीरो पे हुआ है, और जिस पे नेगेटिव हमने NaCl डाला था वो -2 पे हुआ है। यहाँ पर देखो ये -2 पे हुआ, नॉर्मल पानी। इन दोनों का डिफरेंस जो है उसी को हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो दो टर्म होती है हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, बहुत ही सिमिलर होती हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफ्यूजन क्या होता है कि एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जब किसी भी चीज़ का मूवमेंट होता है तो वो डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे कि हम लोग परफ्यूम स्प्रे करते हैं, यहाँ पर अगर मैंने इस एक रूम में एक कॉर्नर में मैंने परफ्यूम को स्प्रे करा, यानी कि यहाँ पर परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इस कॉर्नर में परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं ना वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक जाते हैं और अपने आप पूरे ही रूम में परफ्यूम की स्मेल आने लगती है, तो वो डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन जैसा ही होता है, इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक सॉल्वेंट मूव होता है, लेकिन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, दैट इज ऑस्मोसिस। देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखो हायर कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि यहाँ पर पानी ही पानी है, लेकिन इधर देखो लो कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि बीच में सॉल्यूट आ गया है ना, तो इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आपका जाता है अगर अपना मूवमेंट होता है वाटर का थ्रू ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरल हो सकती है जैसे कि पिग ब्लैडर, स्किन ऑफ शीप और गोट, या फिर सिंथेटिक हो सकती है जिनको हम सेलोफोन या फिर सेल्यूलोज यूज़ कर सकते हैं। अब आता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब देखो नेचुरली ऑस्मोसिस इस डायरेक्शन में होती है ना, पर अगर मैंने यहाँ पर से एक प्रेशर अप्लाई करा तो क्या पानी इधर आ पाएगा? क्योंकि मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं आ पाएगा। अगर मैंने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि पानी का मूवमेंट रुक जाए, यानी कि वही प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। उतना अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड कर मतलब वो रिक्वायर्ड हो जो ऑस्मोसिस को रोकते हैं। ऑस्मोसिस इस डायरेक्शन में हो रही थी, यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया ताकि इधर जो पानी के मूवमेंट आ रहा था ना उसको वो रोक पाए, एंड जैसे ही ऑस्मोसिस रुक जाएगी उस प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर CRT के इक्वल होता है। C यानी कि मोलैरिटी, R यानी गैस कॉन्स्टेंट 0.0837, एंड T तो होता है आपका टेम्परेचर। 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या हुआ, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो हाई थी, बाहर लो थी, तो हाई से लो बाहर चला जाता है उसका पानी। आइसोटोनिक में यहाँ अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वही बाहर की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, बाहर आपकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है और अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो हाई से लो में पानी चला जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, नेचुरली पानी इधर जा रहा था, लेकिन मैंने अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया तो पानी का मूवमेंट रुक गया। अगर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा पानी मतलब प्रेशर दे दिया तो आपका पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सी, यहाँ पर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर दिया तो आपका पानी का फ्लो है इस डायरेक्शन में होने लग गया। नेचुरली इधर जा रहा था, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर देते तो पानी का मूवमेंट रुकता, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा दे दिया तो पानी का मूवमेंट इस डायरेक्शन में शुरू हो गया। एग्जाम्पल देखो 1.11, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया 0.2 लीटर, इतना कहा गया है 1.26 ग्राम प्रोटीन जिनका मोलर मास आपको निकालना है, और ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, और अपना गैस कांस्टेंट हमको पता ही होता है। तो मैं फॉर्मूला लगा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू जो C है वो मोलैरिटी होता है, तो मोलैरिटी में मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ये रहा गिवन क्वेश्चन में, गिवन मास ये रहा, मोलर मास निकालना है, नॉट रेडबर्ग गैस कांस्टेंट ये रहा, टेम्परेचर ये रहा, और वॉल्यूम ये रही। सारी चीज़ें गिवन थी। हम जब सब चीज़ें की वैल्यू निकालेंगे तो आपका x आएगा 61022 ग्राम मोल इनवर्स।
अगला क्वेश्चन में हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे लेके जाता है। P0A आपको गिवन है और कहा गया 50 ग्राम यूरिया 850 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। 50 ग्राम यूरिया से हमने वो यूरिया के मोल्स निकाले, 850 ग्राम ऑफ वाटर से 850 ग्राम मोल निकाले वाटर के। ये वाला फॉर्मूला होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमको रिलेटिव लोअरिंग भी पूछ रही है और आपको पीए भी पूछा है, ये दो चीज़ें हमको क्वेश्चन में पूछी गई है। तो अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग निकालनी हो तो डायरेक्टली काई बी से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। काई बी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ वाटर कर देना, ये आपका आंसर आ गया। P0A हमको पहले से ही गिवन था 23.8, तो हम ये इसका इक्वल है इस वैल्यू के, इसके अंदर P0A डाल दो, यहाँ पे भी P0A आएगा, उससे आपकी PA की वैल्यू आ जाएगी 23.39 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है वाटर का नॉर्मल, उसमें सॉल्यूट डाल दिया है कुछ, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया इतना। आपको वही निकालना है उस सुक्रोज की कितना मास सुक्रोज उसमें डाला गया है। वाटर है 500 ग्राम्स और KB है 0.52। हमको ये वाला फॉर्मूला पता है, यहाँ पर बस मैंने मोलैलिटी को भी एक्सपांड करके लिख दिया है। ओके, मोलैलिटी क्या होता है, वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं लिख दिया वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसको मैंने इस तरीके से खोल के लिख दिया, W मतलब गिवन मास, M मतलब मोलर मास। अब नॉर्मल जितना बढ़ गया है वो है TB, T0 भी ये रहा, KB ये रहा। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलर मास ऑफ सुक्रोज क्या होता है 342, और कितना पानी ऐड है 0.5, तो इससे आप x निकाल सकते हो, WB जो निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको डेल्टा TF दे रखा है, KF दे रखा है, हमको बोला गया विटामिन C का x ग्राम डाला गया है। विटामिन C का हम मोलर मास यहाँ से निकाल लेंगे 75 ग्राम एसिटिक एसिड में, बिल्कुल जैसा ऊपर क्वेश्चन था ना बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। डेल्टा TF जो है वो ये रहा, KF जो है वो 3.9 है। अब मोलैलिटी के लिए हमको पता होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट जो हमको निकालना है, उसको मैंने x ऐड कर लिया। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विटामिन C का मोलर मास जो है इस फॉर्मूला से मैंने निकाला, तो वो आया 176 डिवाइड बाय वाटर में कितना, वाटर नहीं, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट जो भी किलोग्राम में 75 ग्राम है, उसको किलोग्राम में करके लिख दिया। x हमको निकालना था, x आएगा 5.077 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है पास्कल में, जिसके अंदर हमको बोला गया 1 ग्राम पॉलीमर लिया गया है जिसका मोलर मास इतना है 400 ml पानी में, और उसको 37 डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस में ये हुआ है ऑस्मोसिस। देन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, C यानी कि मोलैरिटी, मोलैरिटी यानी कि मोल्स, मोल होगा 1 बाय उसका मोलर मास ये इस प्रकार से, एंड वॉल्यूम कितनी 450 ml, तो उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। R था उसका गैस कांस्टेंट मैंने ये वाला लिया क्योंकि हमको पास्कल में निकालना है, अगर बार में होता तो हम वापस से 0.082 वाला ही लेते हैं। देन टेम्परेचर हम जो है सेल्सियस में नहीं लेते, हमेशा केल्विन में लेते हैं, इसलिए उसमें प्लस करेंगे 273.15, तो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आ गया 30.96 पास्कल। ऑस्मोसिस कैसे होता है, ये ऑस्मोसिस है जहाँ पर पानी इधर है, यहाँ पर सॉल्यूट है, इधर पानी की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, उधर पानी की लो कॉन्सेंट्रेशन है, जहाँ पर ये अजीब अजीब से मॉलिक्यूल है, बीच में मेम्ब्रेन लगाई गई है। ऑस्मोसिस में क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, सॉल्ट मॉलिक्यूल के कारण यहाँ पानी की लो कॉन्सेंट्रेशन हो गई है, तो पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करेगा कुछ इस तरीके से। कैन यू सी, बिल्कुल ये इसकी नॉर्मल ऑस्मोसिस है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, हम ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगाने लगेंगे ताकि हम उल्टी ऑस्मोसिस करवाएं। अब जो सॉल्ट मॉलिक्यूल होते हैं बड़े बड़े होते हैं, वो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते, इस तरीके से हमारा वाटर भी फिल्टर आउट हो जाता है। हमारे आरओ में यही सिस्टम वर्क करता है। चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेंट हॉफ फैक्टर या फिर एब्नॉर्मल मोलर मास वाला। इसमें कुछ नहीं होता है, हम एक सॉल्यूट पार्टिकल को हमेशा 1 कंसिडर कर रहे थे। अब हम क्या होगा, वो सॉल्यूट पार्टिकल एक की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। एक बार भी हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की चर्चा नहीं करी थी, अब करेंगे। हो सकता है कि वो सॉल्यूट पार्टिकल ऐसा हो जो अपने साथियों के साथ मिलकर एसोसिएट कर जाता हो, ऐसा सॉल्यूट हो जो 2 को मिलाकर एक बन जाता हो। तो हमको तो लगेगा कि 2 सॉल्यूट पार्टिकल है, लेकिन इन रियलिटी वो सिर्फ एक ही सॉल्यूट पार्टिकल का काम कर रहा होता है।
देन ऐसा भी हो सकता है कि हाँ वो हम मान रहे हो कि एक सॉल्यूट पार्टिकल वहाँ पर है, लेकिन वो डिसोशिएट कर जाए और 2 बन जाए। हमको तो लगेगा 1 है, हम 1 के हिसाब से फॉर्मूला लगा बैठेंगे, लेकिन असली में तो वो 2 सॉल्यूट पार्टिकल थे, इसलिए दिक्कत आती थी। हमने फिर आई निकाला, वेंट हॉफ फैक्टर, जिसको हमने सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सी हमारे रिलेटिव लोवरिंग के साथ, हमारे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। अब ये आई है क्या? आई निकालने के लिए 3 फॉर्मूलाज हमारी बुक में दिया है। नॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास, देन ऑब्जर्व्ड colligative property upon calculated colligative property, then number of particles before association or dissociation, and then यहाँ पर आफ्टर आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। नाउ ये तो हो गई बात कि चलो 2 थे, 2 से 1 बन गया, यहाँ पर 1 था, 1 से 2 बन गया। लेकिन कभी कभार हमने देखा है एसोसिएशन और डिसोसिएशन इस तरीके से भी होती कि 1 है, यहाँ पर 0.3 आ गया, इधर 0.7 आ गया। ऐसी चीज़ों को चर्चा करने के लिए हम, अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी है तो वो यहाँ से निकल जाएगी, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं इस वाले फॉर्मूला से। एन जो होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिग्री ऑफ डिस एसोसिएशन निकालनी है तो वही इस वाले फॉर्मूला से निकल आएगी। हमको आई पहले से गिवन होगा, इस तरीके से अल्फा पुट करेंगे, एन होगा कि कितने डिग्री मतलब कितने पार्टिकल्स वो फॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन देखो, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डाला गया है 25 ग्राम बेंजीन में, डेल्टा टी एफ दे रखा है 1.62 केल्विन, के एफ हमको पता है 4.9 होता है। परसेंटेज एसोसिएशन पूछ रहे हैं। परसेंटेज एसोसिएशन निकालने के लिए पहले आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा निकालना है, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा के लिए पहले आपको आई निकालना होता है, ठीक है। तो आई आप इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने इस फॉर्मूला में मोलैलिटी को एक्सपेंड करके, मोलैलिटी को मोल्स निकाल के और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को इस तरह से लिख दिया है। डेल्टा टी एफ कहाँ लिखा है? वापस से डेल्टा टी एफ दे रखा है यहाँ पे। आई निकालना है के एफ ये रहा। डब्ल्यू बी कितना डाला है? 2 ग्राम। मास, मोलर मास क्या होता है बेंजोइक एसिड का? 122। और कितना बेंजीन लिया है? 0.025, क्योंकि केजी में लिखना होता है। यहाँ से आपका आई आ जाएगा 0.504। अभी हाल ही हमने एसोसिएशन का केस देखा और हमको बोला गया डाइमर बन रहा है। डाइमर मतलब n=2, यानी कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे वो एसोसिएट करके एक बना रहे हैं, यानी कि n=2 आ गया। नाउ अल्फा हमको निकालना है। कुछ नहीं, हम 0.504 लिखेंगे, यहाँ पर n की जगह 2 कर दिया, इस तरीके से सॉल्व होगा और अल्फा आ गया 0.992। अल्फा तो आ गया, पर हमको परसेंटेज अल्फा पूछा था। परसेंटेज अल्फा के लिए मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो, 99.2% आपकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन की परसेंटेज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है 0.6 ml एसिटिक एसिड, जिसकी डेंसिटी दी है। डेंसिटी की मदद से मैंने फटाफट काम करा, क्योंकि 6 ml में हमको कुछ काम नहीं करना है, क्योंकि एसिटिक एसिड आर सॉल्यूट है। सॉल्यूट को हमें कभी भी ml में नहीं रखना, ग्राम में लिखना होता है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास निकालने के लिए d और v का मल्टीप्लाई करा, जिससे 0.636 आ गई एसिटिक एसिड का मास। 1 लीटर पानी में डाला था, के एफ 1.86 होता है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.0205 दे रखी है। हमसे उन्होंने क्या पूछा? वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि के ए पूछा है उन लोगों ने। ओके, चलो निकालते हैं। देन ये वाला फॉर्मूला हमको पहले ही पता होता है कुछ इस प्रकार से। मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी कैसे निकलेगी? अपने मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स निकालने के लिए हमने क्या करा? पहले गिवन मास अपॉन मोलर मास करा और मल्टीप्लाई बाय, उसमें क्या है 1 लीटर वाटर की बात की। 1 लीटर वाटर यानी कि 1 kg वाटर एक ही बात होती है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में मैंने लिख दिया। सॉल्व करने के बाद आया 0.0106। मोलैलिटी डन। अब मोलैलिटी का हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आई निकालना है तो के एफ और मोलैलिटी डिनोमिनेटर में चली जाएगी। ये रही कि हमारी मोलैलिटी और के एफ डिनोमिनेटर में, और डेल्टा टी एफ न्यूमरेटर में था, वो एज इट इज लिखा गया। आई आ गया 1.041। वेंट ऑफ फैक्टर डन हो गया। नाउ आपसे अगर पूछा जाएगा कि के ए निकालना है, अब के ए निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है अपना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू के ए अपॉन सी। अब सी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन आप मोलैलिटी भी ले सकते हो। ओके, दोनों जगह मैंने स्क्वायर करा तो अल्फा का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू के ए अपॉन सी। देन हमने अल्फा निकालना है। अल्फा अगर डिसोसिएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ लिखा है डिसोसिएशन के लिए आई इक्वल टू 1 माइनस आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला आई इक्वल टू 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा
मल्टीप्लाई मतलब कॉमन ले लिया अल्फ़ा को, देन अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा अपना 0.041, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, मोलैलिटी अभी हाल ही हमने निकाली ये रही 0.0106, मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻5। ये 2 एग्जाम्पल और वेंट हॉफ फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको करे बिना नहीं जाना है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।